पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से उसके क्षेत्राधिकार हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शक्ति आती है, जो क्षेत्राधिकार आता है, वो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके दो भाग बनाए गए हैं, जिसमें पहला आता है में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा आता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आप डायरेक्ट कहां पर कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ क्षेत्रों में सुनवाई करता है और उसमें उच्च न्यायालय को या अन्य किसी न्यायालय को उन क्षेत्रों में सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कुछ मामलों में सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। ऐसे जो मुद्दे हैं वो किस में आते हैं? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है? तो इसमें जैसे छोटे रूप में अगर इसको समझें हम, तो एक छोटा सा नाम आप याद रखो, क्या बोल दें? विवाद। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में विवाद आएंगे। विवाद कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ भारत सरकार, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई राज्य, वो एक राज्य हो सकता है या एक से अधिक राज्य हो सकता है। तो इनके मध्य में जो विवाद होंगे, ऐसे विवादों की सुनवाई भारत में सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब हुआ केंद्र सरकार या भारत सरकार और दूसरी तरफ कोई राज्य, एक राज्य या एक से अधिक राज्य, उनसे संबंधित कोई विवाद होंगे तो उन विवादों की सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही की जाएगी। इसमें और हम बात कर लें तो एक तरफ जैसे हम ले लेते हैं वही भारत सरकार, और दूसरी तरफ की बात कर लें तो दूसरी तरफ या तो संघ राज्य या फिर एक या एक से अधिक राज्य। तो यहां पर भी हम बात कर लें तो एक तरफ केंद्र सरकार हो गई या भारत सरकार हो गई, और दूसरी तरफ कोई केंद्र शासित प्रदेश हो गया या फिर एक या अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही की जाएगी। तीसरी हम बात कर ले कि कई बार क्या होता है और दो राज्यों के मध्य में कोई विवाद होते हैं। तो कई बार केंद्र के मध्य में विवाद ना हो करके राज्यों के आपस में मध्य कोई विवाद होते हैं, तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद होते हैं, तो उन विवादों की सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसमें क्या आएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? विवाद। वो विवाद भारत सरकार राज्य के मध्य में हो सकते हैं, भारत सरकार और संघ राज्य के मध्य में हो सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों के मध्य में भी हो सकते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का पहला बिंदु हमने पढ़ा प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा हम पढ़ेंगे
प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसमें क्या होता है, इसमें आएगा कि मौलिक अधिकार, बात करते हैं कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को क्या प्रदान किए हैं, मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में शक्तियां भारत में किस किस को दे रखी है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़े, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, आप हाई कोर्ट में भी उसकी अपील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ली जा सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों को शक्ति प्राप्त है जो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये आता है समवर्ती क्षेत्राधिकार में। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके दो भाग थे, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब दूसरे बिंदु को हम पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें क्या होगा कि अपने सिस्टम देखो ऐसे है कि सर्वोच्च स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आ जाएगा अधीनस्थ या अन्य न्यायालय। तो ये वाला सिस्टम अपने, ठीक है, पद सोपान पर आधारित सिस्टम है। अपील भारत में कहाँ कहाँ की जा सकती है, तो अपील भारत में हाई कोर्ट में भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो वो क्या होगा, लागू होगा, उसकी सुनवाई किसी दूसरे न्यायालय में नहीं हो सकती है। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन से है भारत में, सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो भारत में अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें तो पहला आता है संवैधानिक। संवैधानिक से अभिप्राय है कि संविधान के अनुच्छेद 132 में, संविधान के अनुच्छेद 132 में किसका उल्लेख है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक का उल्लेख मिलता है। संवैधानिक नाम से पता लग रहा है कि अपील कौन से मुद्दों की जा सकती है, संवैधानिक मुद्दों की। जैसे अनुच्छेद 132 के तहत क्या होगा कि अगर हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे, हाईकोर्ट ये क्या कर दे, प्रमाणित कर दे कि उसके पास जो केस आया है, ठीक है, उसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण व्याख्या से संबंधित कोई विषय छुपा हुआ है, हाईकोर्ट के पास जो भी केस आया है उसमें हाईकोर्ट को लगता है कि इस केस पर सुनवाई मुझे न करके किसे करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान की व्याख्या से
संबंधित या कानून से संबंधित कोई विशेष बात छुपी हुई है तो वो उस केस को हाई कोर्ट से कहाँ पर भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक हो गया। अब जब हाई कोर्ट उस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा तो फिर उस पर सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो एक तो इसमें हो गया संवैधानिक, दूसरा होता है इसमें दीवानी। तो खेमे हम बात कर लें दीवानी। तो दीवानी मामलों की भी अपील कहाँ पर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब दीवानी मुद्दे में क्या होगा, इसमें संपत्ति से संबंधित विवाद होंगे। संपत्ति का मतलब धन या पैसा, ठीक है। तो दीवानी जो मुद्दे होंगे वो संपत्ति या धन से संबंधित होंगे। इसमें मूल संविधान में ये प्रावधान कर रखा था कि अपना जो मूल संविधान बना उस मूल संविधान में क्या कर रखा था, ये प्रावधान कर रखा था क्या कि 20,000 रुपए से अधिक कि कोई भी दीवानी मुद्दा है उसकी अपील आप कहाँ पर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। कब करोगे, जब वो विवाद कम से कम कितने रुपए का हो, 20,000 से अधिक का हो, तभी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। अन्यथा अगर 20,000 रुपए तक का कोई विवाद है तो उसमें सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से 20,000 रुपए तक में निर्णय देने की अंतिम शक्ति किसके पास हो जाएगी, हाई कोर्ट के पास। और उससे अधिक का मुद्दा होगा तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। अब इसमें संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके इस सीमा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और संविधान में संशोधन करने के लिए देखो 30वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, और 30वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1973 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान जोड़ा गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान जोड़ा गया कि मूल संविधान में जो 20,000 की सीमा थी उस 20,000 की सीमा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जब संविधान से सीमा हट गई तो उसमें यह हो गया कि अब कोई भी दीवानी मुद्दा है वो चाहे कितने रुपए का क्यों ना हो, उसके लिए आप कहाँ पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हो। जबकि पहले 20,000 रुपए से अधिक के मुद्दे की सुनवाई कौन करता था, सर्वोच्च न्यायालय करता था। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में तीसरा आता है फौजदारी। अब फौजदारी मामले में 2-3 बातें हम कर लेते हैं। नंबर 1, ये अपना हाई कोर्ट हो गया। अब हाई कोर्ट से नीचे अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, तो हाई कोर्ट से नीचे किसी न्यायालय में कोई केस आया, उस केस में किसी अधीनस्थ न्यायालय ने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा करके उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्यु दंड। तो ऐसे केस की सुनवाई के लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो पहली बात हुई कि अगर किसी निचले न्यायालय में कोई केस की सुनवाई चल रही है और उसमें उस न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को आरोप मुक्त करके रिहा कर दिया, उस केस को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा ले और उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्यु दंड। तो ऐसे मामलों की सुनवाई कहाँ पर की जाएगी, ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। दूसरा इसमें आता है कि हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है उसमें कोई केस चल रहा हो, उस केस को हाई कोर्ट अपने पास क्या कर ले, मंगवा करके, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्युदंड दे दे। तो भी उसकी सुनवाई कहाँ पर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। या हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे तीसरी बात में कि
इस केस की सुनवाई किसे की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो उस मृत्युदंड के मामले में हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसकी कितनी परिस्थितियाँ हो गई? इनकी 3 परिस्थितियाँ हो गई। पहली वाली परिस्थिति क्या कहती है कि अगर किसी निचले न्यायालय में कोई केस चल रहा है, उसमें उस न्यायालय ने उस व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया है, ठीक है, और हाईकोर्ट उसे किसकी सजा दे दे? मृत्युदंड की सजा दे दे। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हाईकोर्ट से निचले न्यायालय में कोई केस की सुनवाई चल रही है, उस केस को हाईकोर्ट अपने पास मंगवा ले और मंगवा करके उसमें क्या दे दे? मृत्युदंड दे दे। तीसरा मुद्दा जो है उसमें क्या होगा कि हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इस मृत्युदंड के मामले में सुनवाई किसे करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो ऐसे सभी मुद्दों की सुनवाई फिर किसके माध्यम से की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। बात एक ही करनी है इसमें आपको, किसकी बात करनी है? मृत्युदंड। तो मृत्युदंड व्यक्ति को कैसे भी प्राप्त हो रहा हो, चाहे हाईकोर्ट दे रहा हो या किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अगर मृत्युदंड प्राप्त है, उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और ये जो विवाद आएगा वो किससे संबंधित आ जाएगा? ये फौजदारी संबंधित विवाद आएगा या मुद्दा आएगा। तो पहला हमने पढ़ा था अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, दूसरा हमने पढ़ा दीवानी, तीसरा हमने पढ़ा फौजदारी और चौथा इसमें आता है विशिष्ट। विशिष्ट में क्या होगा? सैनिक न्यायालय को छोड़कर सैनिक न्यायालय को छोड़कर सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या नहीं दिया, तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। वापस से हम पढ़ते हैं। विशिष्ट में क्या आएगा कि जैसे हम बात कर लेते हैं संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, अगर तीनों मामलों से संबंधित कोई विवाद ही नहीं है तो ऐसा चौथा जो विषय आता है विशिष्ट, उसमें क्या आएगा कि अगर इन तीनों से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है तो डायरेक्ट हम कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सैनिक न्यायालय से संबंधित विवाद नहीं होना चाहिए, मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना का न्यायालय क्या होता है? अलग होता है। उनकी सुनवाई सैनिक न्यायालय के माध्यम से की जाती है। ऐसे मुद्दे की सुनवाई भारत में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं की जाती है। तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर डायरेक्ट हम कहाँ पर जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं किसी भी मुद्दे की। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसके कितने टुकड़े थे? 4, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। तो दूसरा बिंदु पढ़ने के बाद में अगला बिंदु हम पढ़ेंगे परामर्श या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श बोल दें या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका अनुच्छेद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 143, जो किससे जुड़ा हुआ है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार से। अब देखो, 2 प्रकार की सलाह होती है, एक तो संवैधानिक मामलों में और दूसरा सार्वजनिक या लोक महत्व। तो 2 की बात हम करेंगे, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में। पहला आता है संवैधानिक, दूसरा आता है सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय। पहले में क्या होगा,
अगर कोई भी मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। तो कोई विषय अगर संविधान से जुड़ा हुआ है तो उस संवैधानिक विषय में राष्ट्रपति किसकी सलाह ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक विषय में अपनी सलाह देनी होगी। ये कैसा है, ये है बाध्यकारी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संवैधानिक विषय है और राष्ट्रपति उस संवैधानिक विषय में किसकी सलाह लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को उस संवैधानिक विषय पर अपनी क्या देनी पड़ेगी, सलाह देनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए क्या है, ये उनके लिए है बाध्यकारी। दूसरा है सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय। तो सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय में क्या होगा कि अगर कोई जनता के कल्याण से संबंधित विषय है, उसको सार्वजनिक मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दों में भी भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें दो बातें आती हैं। अगर लोक महत्व सार्वजनिक मुद्दा है तो सर्वोच्च न्यायालय जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को क्या दे, अपनी सलाह दे। वो सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाह नहीं भी दे, मना भी कर सकता है। ठीक है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या दी है, सलाह दी है, ठीक है, तो उस सलाह को जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति माने ही, उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो संवैधानिक मुद्दे पर तो बाध्यकारी है, सलाह देनी पड़ेगी किसको, राष्ट्रपति को, किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सार्वजनिक या लोक महत्व के जो विषय हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय सलाह देना जरूरी समझे तो सलाह दे सकता है, अन्यथा सलाह देने से मना भी कर सकता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह दी है तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह है उसे माने, उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये हो गया अपने परामर्श संबंधी या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथे बिंदु की हम बात करें वो आएगा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की बात करें तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य, तो इसके दो तात्पर्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में किसका उल्लेख मिलता है, हमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय के कितने आशय दे रखे हैं, 2 आशय दे रखे हैं कि अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है, 2 आशय। पहली इसमें बात बताई जा रही है कि न्यायालय के निर्णय न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचले न्यायालय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर कोई क्या दे दिया, अपना निर्णय दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को जितने भी न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, वहां पर उसे क्या किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कहने से तात्पर्य ये हुआ कि अगर वैसा ही कोई विषय निचले न्यायालय में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रख करके वो न्यायालय अपना क्या देंगे, निर्णय देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ठीक है, सभी जगह किसके रूप में मान्य होंगे, साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आती है कि न्यायालय के निर्णय
के विरुद्ध अवमानना के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है उसे आप मान नहीं रहे, उसका मतलब आप न्यायालय के जो नियम है, न्यायिक प्रक्रिया पर क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, उस पर अपनी उंगली उठा रहे हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस कार्य के लिए क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। तो न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसकी अवमानना कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान है, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो आपको सजा दे सकता है। तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य कितने हुए, 2 हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जितने भी उसके नीचे न्यायालय हैं उनमें साक्ष्य के रूप में क्या होंगे, स्वीकार किए जाएंगे। और दूसरा है कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अवमानना। अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ठीक है आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना। इसको क्या बोलते हैं, न्यायिक अवमानना। तो चौथा बिंदु हमने पढ़ा अभिलेख न्यायालय। पांचों बिंदु हम पढ़ते हैं। इसे हम रिट संबंधी क्षेत्राधिकार पढ़ सकते हैं। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट। कितने प्रकार की, तो रिट होगी 5 प्रकार की जारी कर सकते हैं। तो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। ऐसे ही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। अब कौन कौन सी रिट है और क्यों जारी किए जाएंगी, इन रिटों के माध्यम से क्या होगा, इन रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को क्या प्राप्त होगी, सुरक्षा। तो इनका उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों को क्या देना, सुरक्षा। तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी जाएगी रिट के माध्यम से। ठीक है। अब कौन कौन सी रिट जारी करते हैं, उसमें क्या होता है, एक की हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है अगर किसी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, बंदी। किसी व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया, उसे अरेस्ट कर लिया, तो इसके संबंध में ये है कि वो व्यक्ति न्यायालय में ठीक है अपील कर सकता है। तो न्यायालय उस बंदी की याचिका पर आदेश जारी करेगा। आदेश किसे देगा, कि उस व्यक्ति को आदेश देगा जो बंदी बनाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द वो न्यायालय के सामने क्या करे, पेश करे। तो न्यायालय उसके कारणों को जान सके कि व्यक्ति को आखिर क्यों बंदी बनाया गया है। अगर उपयुक्त कारण नहीं होगा तो न्यायालय उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या कर सकता है, रिहा कर सकता है। तो इस प्रकार से अवैध रूप से किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो वो इस रिट के माध्यम से अपने आप को बेगुनाह साबित करके क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो उसे न्यायालय क्या करेगा, उसे रिहा कर सकता है अगर वो अवैध रूप से क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है। दूसरा इसमें हम पढ़ें परमादेश। परमादेश में क्या होगा, अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी
कोई भी कैसा पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से क्या नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब इतना ही है कि कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य पालन का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा, उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य का पालन करवाने के माध्यम से न्यायालय जो है वो क्या करेगा, आदेश जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से क्या करें, पालन करें। वो कौन सी याचिका हो जाएगी, कौन सी रिट हो जाएगी, परमादेश। इसके बाद में आगे हम बात करें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होगा कि अगर किसी निचले न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई केस चल रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई केस चल रहा है, उस केस को उससे ऊपर, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो अपने पास मंगवाने के लिए जो आदेश जारी करेंगे उसी को क्या कहा गया है, उत्प्रेषण कहा गया है। तो उस आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय से वो केस किसके पास आ जाएगा, उच्च न्यायालय के पास भी आ जाएगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास भी आ जाएगा। फिर उस पर सुनवाई किसके माध्यम से की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। तो ये हो गई उत्प्रेषण रिट। आगे हम बात कर लें नंबर 4। नंबर 4 में हम लेते हैं अधिकार परीक्षा। देखो, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकारों के बारे में पूछना। इसमें दो बातें आती हैं, गैर कानूनी, क्या आपका तरीका है वो कानूनी नहीं है, कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया है, तो गैर कानूनी ढंग से आप कैसा काम कर रहे हो, कोई भी कानूनी काम कर रहे हो, तो आपसे सर्वोच्च न्यायालय पूछ सकता है, उच्च न्यायालय पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। तो देखो, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकारों के बारे में पूछना। अधिकारों के बारे में कौन पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है और हाई कोर्ट भी पूछ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कानूनी कार्यों को कर रहा है तो कानून ने उसे अधिकार नहीं दिया है कि वो उस कार्य को करे। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से उसके अधिकारों के बारे में पूछेगा कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। अगर उसके पास उपयुक्त साक्ष्य नहीं है, उपयुक्त कारण नहीं है, तो उस न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को वो पद छोड़ना होगा या फिर न्यायालय उस व्यक्ति को पद छोड़ने के लिए कह सकता है। तो ये हो गया अधिकार परीक्षा। इसमें अंतिम अपना आता है उत्प्रेषण प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होगा, निषेध करना या मना करना। होता क्या है, कई बार निचले जो न्यायालय हैं वो अपनी शक्तियों से अधिक शक्तियों का क्या करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तियों का क्या करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय को यह आदेश जारी करेगा कि आप अपनी सीमा में रह करके क्या करें, कार्य करें। ये कौन सा हो गया, प्रतिषेध। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जारी करेगा। इससे होगा क्या, इससे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें क्या प्राप्त होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी। तो 5वां बिंदु हमने पढ़ा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो 6वां अपना पॉइंट हो जाएगा संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन। की
शक्ति। तो संविधान का रक्षक या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसमें देखो, एक तो आता अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार द्वारा, तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार के माध्यम से कोई कानून बनाए जाते हैं या फिर कोई नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उन नियमों का क्या कर सकता है, पुनर्विलोकन, उनकी जांच कर सकता है। तो अनुच्छेद 31 ये कहता है कि अगर संघीय सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है या फिर कोई नियम बनाया है, उन नियमों या कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगर वो कानून सही नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, इसमें आता अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132, उसमें संघीय सरकार के स्थान पर आ जाएगा राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार अगर को क्या बनाए, कानून बनाए या फिर कोई नियम बनाए, तो उन कानूनों के नियमों की जांच किसके माध्यम से की जा सकती है, न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, उनके माध्यम से की जा सकती है। अगर वो जो नियम है, कानून है, राज्य सरकार ने सही नहीं बनाया तो उसे क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है या अवैध घोषित किया जा सकता है। तो दो मुद्दे हो गए, एक तो संघीय सरकार के संबंध में, दूसरा राज्य सरकार के संबंध में। अगर दोनों ही सरकारें किसी प्रकार का भी कोई कानून बनाती हैं, वो कानून सही नहीं बनता है, संविधान के विरुद्ध होता है, तो ऐसे कानूनों की जांच करके न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। एक इसमें आता अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि सरकार अगर कोई क्या बनाए, कानून बनाए, तो ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के माध्यम से उस कानून को, ठीक है, रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से हमने छठवां पॉइंट पढ़ा कि संविधान का रक्षक किसे माना गया है, न्यायपालिका को माना गया है। तो न्यायपालिका संविधान को सुरक्षा प्रदान करती है, तो सुरक्षा प्रदान करने से संविधान की क्या हो गई, रक्षा हो गई। न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है, न्यायपालिका पुनर् का मतलब वापस से, विलोकन का मतलब होती है अवलोकन करना, वापस से देखना कि जो भी कानून बनाया जा रहा है, चाहे वो कानून केंद्र सरकार बनाए या वो कानून राज्य सरकार बनाए, अगर कानून नियम विरुद्ध है, सही नहीं बनाया जा रहा है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो उनमें हमने कुछ क्षेत्राधिकारों की बात की थी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके बाद में हमने पढ़ा था परामर्श संबंधी या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो गई, और अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा संविधान का रक्षक या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। Please subscribe YouTube channel, share and like it.